हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सिविल सर्विसेज के लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यू मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर मैं प्योर जीएस स्टडी करूंगा और मैं पर्टिकुलर राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा। जितने भी जीएस रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो आपके ऑल ओवर इंडिया में भी आती हैं और आपके राजस्थान एग्ज़ाम में भी और सिविल सर्विसेज में भी, और प्लस जो आपके जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान के, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं। जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ जो है 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके अलग से मैंने फोल्डर भी बनाए हैं स्टेट PCS UPSC के लिए, आपका डिफेंस एग्जाम के लिए, CDS CPF के लिए और SSC रेलवे के लिए भी अलग से फोल्डर बनाया गया है। 24 तारीख इस कोर्स को परचेज करने की लास्ट डेट है। इसमें ये कूपन कोड आप यूज़ करेंगे। GS कोर्स जो है ये हमारा क्या है, थ्योरी कोर्स है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक थ्योरी क्या है वो हमने इसमें समझा है। ये कूपन कोड लगाएंगे। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, स्टडी IQ ऐप के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और जो चौथे नंबर के ऊपर दिखेगा आपको GS कोर्स। तो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट जो है आपका जो राजस्थान सिविल सर्विसेज का पेपर था उसमें इसको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया था। वो मैं बताता हूँ कैसे पूछा गया था। वहाँ पे एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स, क्या इमिट करता है वो एमिट करता है आपकी इंफ्रारेड रेज। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंफ्रारेड रेज को हम, और इंफ्रारेड रेज जैसे उनमें जो पेपर में आया था राजस्थान सिविल सर्विसेज में, वहाँ पे पूछा गया था आपका दैट इज़ जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल वो जो लाइट छोड़ता है वो कौन सी होती है। जब भी आप रिमोट कंट्रोल के जो आगे जो बल्ब सा लगा होता है ना, उसको छू के देखना, वहाँ पे वो क्या होता है, गर्म होता है। तो इसका मतलब वो इंफ्रारेड रेज छोड़ रहा है। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्या चीज़ दे रहा होता है? इंफ्रारेड रेज दे रहा होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक्सरेज की बात करते हैं तो आपको पता है बोन फ्रैक्चर, ट्यूमर्स, ये बोन लॉस वगैरह सब चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलता है। एक्सरेज को ढूंढा किसने था? रॉयटसन ने ढूंढा था। विजिबल लाइट की बात करें तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है, वेवलेंथ कितनी होती है? 400 to 700 नैनोमीटर, जिसकी प्रेजेंस में ही आपकी जो होती है प्रॉपर तरीके से जो है आपकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेज की अगर हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज जैसे आपकी सन से आती हैं, तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए हमारी क्या होती है? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल देखने को आपको मिलता है जो हमें यूवी रेज से बचाता है। क्लियर। और स्ट्रेटोस्फियर वही लेयर है जहाँ पे आपके जेट प्लेन्स भी चलते हैं, जेट प्लेन्स। और अल्ट्रावायलेट रेज जो हम यूज़ करते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब वाटर को शुद्ध करने में, क्योंकि अगर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इंफ्रारेड रेज इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए जी 10⁻⁶ नैनोमीटर और 10⁻⁶ और 1000 नैनोमीटर को इंफ्रारेड रेज हम कहते हैं। विजिबल लाइट जो मैंने आपको बताई थी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्मिक रेज 10⁻12 मीटर, और कॉस्मिक रेज वो होती हैं जो स्टार्स, स्पेस वगैरह से जो आती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक रेज। क्लियर। अल्ट्रावायलेट रेज मैंने आपको बता ही दी हैं। माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स रडार में यूज़ कर ली जाती हैं आपकी। क्लियर। एक्सरे हो गया। गामा रेज वो होती हैं जो आपकी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें हमेशा एंड में कौन सी रेज निकलती हैं? आपकी गामा रेज निकलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं। अगला देखिए इफ RBI रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो इट विल। देखिए CRR को वो कम कर रहा है। पहली बात तो आपको कैश रिजर्व रेशियो पता होना चाहिए क्या होगा। इसको लोकल देसी लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो शायद गड़बड़ कर दो। अभी इसमें क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या होगा कि हम कैश को रिजर्व करेंगे, किसके पास करेंगे? RBI को। क्लियर। RBI के पास करेंगे। और एक किसी चीज़ की रेशियो होगी, वो रेशियो होती है आपकी NDTL की। व्हाट इज NDTL? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। मतलब क्या हो गया? जो भी आपके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा आ रहा है वो
प्लस जो आपकी एफडी आरडी हो रही है, वो दिन में जितना भी पैसा आता है आपके पास, जो आपके पास पैसा शेष रहता है एंड में सारा लेन देन करके, उसमें से कुछ पैसा हम कैश में रख देते हैं और वो आरबीआई के पास रखा जाता है। और ये जो आरबीआई के पास रखा जाता है पैसा, इसके ऊपर आरबीआई कभी भी ब्याज नहीं देती, बैंकों को कभी ब्याज नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आरबीआई जो है, आरबीआई कहता है रिड्यूस कर दो सीआरआर, जब सीआरआर रिड्यूस कर गया मतलब क्या हो गया, आरबीआई के पास पैसा कम जाएगा, तो ज़्यादा होगा किसके पास, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, बैंकों के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, तो इसका मतलब इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन होगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब आपके बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ जाए, बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बैंक्स क्या करेंगे, लोगों को देंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए देंगे, ग्रोथ के लिए देंगे, सारा चीज़ इस तरीके से करी जाएगी। जब बैंक के पास पैसा एक्सेस में होगा तो मार्केट में भी आएगा पैसा, तो उस चीज़ को आरबीआई की कौन सी पॉलिसी हम कहते हैं, लूज मनी पॉलिसी कहा जाता है, दैट इज चीप मनी पॉलिसी, और हम इसको एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी भी कहते हैं, विस्तारवादी नीति भी इसको कहा जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच प्लेस इज सेड टू बी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं, हम कहते हैं कोयम्बटूर को कहा जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कोयम्बटूर इज द मैनचेस्टर ऑफ जो है साउथ इंडिया, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है एक्सटेंसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को आपको मिलती है। और नॉर्थ पूरे इंडिया का हम किसे कहते हैं, डेट इज़ अहमदाबाद को। क्लियर, अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और जो नॉर्थ में कानपुर को, नॉर्थ में कानपुर को। क्लियर। अब हम सलेम की अगर हम बात करते हैं, सलेम जो है ये लैंड ऑफ सिल्क एंड सिल्वर कहते हैं, सिल्क और सिल्वर की लैंड कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और सलेम जो होती है, सलेम जो सिटी है वो मैंगो के लिए भी बड़ी फेमस है, तमिलनाडु के अंदर है ये। तंजावुर की अगर हम बात करते हैं, तंजावुर, तो ये क्या है, यहाँ पे एक टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल जिसे आप राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ये शिव भगवान को डिनोट करता है, मतलब डेडिकेटेड है। और ये बनवाया किसने था, राजा चोला वन ने बनाया था, राजा वन चोला ने बनाया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मदुरई को हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस मदुरई वो इलाका है जहाँ से गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने अपनी धोती के ऊपर आ गए थे, मतलब शर्ट पहनी जो है उन्होंने बंद कर दी थी इसी जगह से। समझ आया आपको। आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, कोयम्बटूर इज द करेक्ट आंसर। कोयम्बटूर, दिस इज द कोयम्बटूर। गल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग विद इट। देखिए, गल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गल्वेनोमीटर को हम अमीटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वायर लगानी पड़ती है, छोटी सी वायर लगानी पड़ती है। अगर हम बात करें गल्वेनोमीटर को मैं अमीटर में चेंज करना हो तो मुझे वायर कैसे लगानी पड़ेगी, पैरेलल लगानी पड़ेगी। समझ आया। तो इसको एक वर्ड याद रखो, गैप वर्ड से समझ जाओगे। गल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो वायर पैरेलल में लगेगी, गैप वर्ड याद रखो, दूसरा उल्टा वोल्ट मीटर के लिए हो जाएगा। गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में आपको लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब गल्वेनोमीटर को जब आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको सीरीज में लगानी पड़ेगी, और सीरीज में लगेगी हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। गल्वेनोमीटर जो होता है ये भी आपका करंट को मापता है, -6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर के करंट को भी माप लेता है। अमीटर भी करंट को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मापता है और पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ये आपकी मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर है। वैसे आपको इतना डीप में नहीं जाना, ठीक है। चलिए जी, रेजिडरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन आर इंटरेस्टेड टू। लेजिस्लेटिव पावर, रेजिडरी पावर जो होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडरी मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता क्या है, 3 लिस्ट होती हैं हमारी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। समझ आया। 3 लिस्ट होती हैं। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर काम करती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट काम करती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलके काम करते हैं, सेंटर प्लस स्टेट। अगर तीनों में कोई कानून ना हो, मतलब सेंटर में ना हो, स्टेट में ना हो, कंकरेंट में, तो तीनों सूचियों में ना कानून हो तो हम उसको रेजिडरी कानून कह देते हैं। तो रेजिडरी पावर जो होती हैं वो सारी की सारी पार्लियामेंट के पास होती हैं। कोई भी कानून ऐसा होगा जो सेंटर, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट में ना लिखा हो तो वो पार्लियामेंट बनाएगी। और ये हमने रेजिडरी पावर जो का प्रोसेस, मतलब ये क्राइटेरिया जो है हमने कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें साइबर पॉलिसी,
साइबर लॉ, साइबर पॉलिसी जो है हमारी 2013 में आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा 1946 से बन के जो 50 में पूरा लागू हो गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2013 तक जो है साइबर की बात ही नहीं थी, तो साइबर पॉलिसी बनी 2013 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेजुडरी पावर थी वो, तो वो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। और रेजुडरी पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है, ये आर्टिकल किस में लिखा गया है, आर्टिकल 248 में लिखा गया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। यहां पे देखिए जी अगला क्वेश्चन, इन ए कट मोशन व्हेन द अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय द 100 रुपीज इट इज नोन एज। देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई कानून पास करती है, पैसा, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कुछ भी, तो अपोजिशन गवर्नमेंट का सिर्फ यही होता है कि उसमें से पैसा कम करवाना है, और उस चीज़ को कट मोशन कहते हैं। और कट मोशन अगर अपोजिशन सरकार ने, अपोजिशन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपोजिशन पार्टी ने अगर क्या किया कि उसमें जो है पैसा कम करवा दिया, तो इसका मतलब जो रनिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है और उसको रिजाइन भी करना पड़ सकता है कि आपका इतना भी नहीं कर सकते, अगर आप इतना हमने कम करवा दिया तो इट मींस आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, उसको कट मोशन कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं कहूं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, अगर ऑपोजिशन ने आपका 1 रुपया कम करवा दिया तो ये पास हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद जो है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट जो होता है ये क्या होता है कि फॉर्मेलिटी है और इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। और इसमें जब आपके इलेक्शन हो रहे होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो वोट ऑन अकाउंट जो है आपका 4 मंथ का हो जाता है, मतलब 4 महीने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। इकोनॉमिक कट के अंदर क्या होता है कि आपने इसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपने निकाल ली, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है रिड्यूस करवा दी, मेंशन नहीं है कितना पैसा, स्पेसिफिक अमाउंट कम करवा दी, तो डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कट। टोकन कट होता है अगर आपने 100 रुपीज कम करवा दिया तो डेट इज कॉल्ड टोकन कट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, डेट इज टोकन कट इज द करेक्ट वन, टोकन कट। पार्लियामेंट, स्केड्यूल्ड बैंक इज ए बैंक विच इज, जो स्केड्यूल अनुसूचित बैंक है वो किस तरीके का बैंक है। स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आपके आरबीआई के एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो है सेकंड शेड्यूल में लिखे हों, और प्लस उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि मार्केट में उस बैंक के शेयर कितने होने चाहिए, मिनिमम 5 लाख रुपीस के होने चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं किसी भी बैंक को शेड्यूल बैंक कहने के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दैट इज इट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई, क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और जितने भी बैंक्स हैं हमारे, मेनली हमारे देश में शेड्यूल बैंक ही सारे हैं, और यही क्राइटेरिया है किसी भी शेड्यूल बैंक को कहने का। चलिए जी अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टैक्सेस बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से इसमें से टैक्स लगते हैं, तो देखिए जी इसमें कौन से टैक्स लगेंगे। एक्साइज ड्यूटी लगती है, बिल्कुल लगती है। का सेल टैक्स ये स्टेट का होता है, गलत हो गया ये पहले ही गलत। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, हाउस टैक्स, गलत। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट गलत। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। जो गलत मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो स्टेट के पास है, ठीक है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। इनकम आपकी इनकम, और इनकम टैक्स जो है हमारे देश में एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, आरोही कर, मतलब जैसे इनकम बढ़ी वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अगला देखिए जी, द टर्म डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं इसको समझाना चाहूँगा एक कॉन्टेक्स्ट में, चाइना और इंडिया को लेके। चाइना क्या करती है, इंडियन मार्केट को ख़त्म करने के लिए, इंडिया की मार्केट को ख़त्म करने के लिए क्या करती है, जो ये प्रोड्यूस करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिवाली की एग्जांपल लूँगा। दिवाली के टाइम पे लड़ियाँ आती हैं, ठीक है, जो घर में लगाते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि वो लड़ियाँ जो होती हैं आप इंडियन मार्केट के अंदर वो बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर 5 रुपये 10 रुपये के ऊपर फेंक देता है। इससे क्या होगा, इंडिया की मार्केट खराब होगी। इंडिया की मार्केट खराब होने का मतलब जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो खराब होगा, क्योंकि इंडियन प्रोड्यूसर को वो चीज़ ऑलरेडी जो बना रहा है वो अपने घर पे बना रहा है, तो 15 रुपये की पड़ रही है उसको ऑलरेडी, ठीक है, 15 रुपये कॉस्ट आ रही है, ये 5 रुपये में बेच रहा है। तो क्या होता है, चाइना ने इंडिया की मार्केट को खत्म करने के लिए वो क्या किया, डंपिंग करी। तो इंडिया क्या करती है, इंडिया इसके ऊपर जो है आपके टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज, क्लियर। और इसको हम और क्या कह देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी कहा जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। और इस चीज का जो इशू होता है इंडिया कहां पे उठाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाएगा, क्लियर, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, जिनेवा में होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पहला नाम क्या था, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो बना था 1948 को, और उसके बाद जो गैट का नाम है WTO रखा गया। गैट का 8वां राउंड चल रहा था, और ये चल रहा था
रुग्वे के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट थे डंकल। तो डंकल अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपका 1 जनवरी 1995 को आपका WTO बना, जिसके हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं। तो यहाँ पे अब डंपिंग टर्म भी आपको समझ आ गई होगी। दैट इज अ सेल इन ए फॉरेन मार्केट ऑफ ए कमोडिटी एट ए प्राइस बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से भी अगर आप मार्केट में चीज़ फेंक रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डंपिंग। और इसका सारा मैंने आपको बता दिया, इशू कहाँ पे जाएगा, आपका WTO में जाएगा, और इंडिया यहाँ पे मुद्दा उठाएगी। ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब राजनीतिक सत्ता जो है इनके पास कब आ गई थी? राजनीतिक सत्ता जो है आपके पास आ गई थी बैटल ऑफ प्लासी में। आंसर इसमें ए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो बक्सर की लड़ाई में भी आ गई थी इनके पास, और पॉलिटिकल तो ऑलरेडी थी। बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757 में हुई थी, और ये हुई थी सिराजुद्दौला के साथ। और किसके साथ हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ाई हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। क्लियर। और जो मीर जाफर ने सारा कुछ सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव को बता दिया था, और ये लड़ा नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव की साइड पे जुड़ गया था। तो उसके बाद मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने मीर कासिम को नवाब बनाया, और ये मीर कासिम वही है जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ाई लड़ी। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी 1764 में हुई थी, जिसमें आपका नवाब ऑफ बंगाल कासिम था। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल कासिम था, शुजा-दौला नवाब ऑफ अवध था, ये अवध का नवाब था। ठीक है, और उसके बाद जो है मुगल एम्परर शाह आलम II, ये लड़े थे किसके अगेंस्ट? ये मुनरो के अगेंस्ट लड़े थे, मुनरो के अगेंस्ट। क्लियर। मुनरो ने इन तीनों को हराया, और एट द एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी कर ली। और इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि साइन होती है, इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिसके अकॉर्डिंग जो है ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाती है, दो तरीके की सरकार बन जाती है। और आंसर इसमें क्या बनने वाला है? आपका ए ऑप्शन बनेगा, बैटल ऑफ प्लासी इज द करेक्ट आंसर। पानीपत का लड़ाई जो है 3 हुई हैं, 1526, 1556, 1761। क्लियर, ये 3 लड़ाइयाँ हैं। 1526 में आपकी लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी की, बाबर जीता था। 1556 में हुई थी बैरम खान, जो अकबर की साइड से लड़ रहा था, और हेमू की, बैरम खान जीता था, यानी कि अकबर जीता था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाज लड़े थे। मराठाज में सदाशिवराव भाऊ लड़े थे, और सदाशिवराव भाऊ हारे थे। क्लियर, तो इसका आंसर ये हो गया। बैटल ऑफ वैंडी वॉश। क्लियर, वैंडी वॉश की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1760 में, और इस लड़ाई के अंदर जो है अंग्रेजों ने किसको हराया था? फ्रेंच पर्सन्स को हराया था, और फ्रेंच पर्सन जो है ये खत्म हो गया। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, दैट इज इन द 1763। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बैटल ऑफ प्लासी। लाइकन जो होता है ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? लाइकन एक्चुअली क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है, और ये होता है एल्गी और फंगस की बेनिफिट होती है। एल्गी और फंगस, एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और कौन सा फंगस हम खा सकते हैं? मशरूम, जो आप खाते हैं स्वाद ले लेके। ठीक है, मशरूम एडिबल फंगस है। अगर हवा में लाइकन दिख रहे हैं, अगर हवा में लाइकन प्रेजेंट हैं, तो मतलब एयर क्या है वहाँ पे? प्योर है। अगर लाइकन जो है आपके क्या है वहाँ पे? एब्सेंट हैं। अगर वहाँ पे लाइकन क्या है? एब्सेंट हैं, तो मतलब एयर जो है, एयर क्या है? इम्प्योर है। और एयर इम्प्योर का मतलब वहाँ पे पोल्यूशन है, और वो पोल्यूशन कौन सा आ रहा है? सल्फर पोल्यूशन देखने को आपको मिलता है वहाँ पे। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा, एल्गी एंड फंगस इज द करेक्ट आंसर। एल्गी एंड फंगस, आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। ये देखिए जी, एल्गी एंड फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन। द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एस्परजिलस आर। एस्परजिलस के जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन है ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम है। एंथ्रीडियम जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज एस्कोगोनियम। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये क्वेश्चन आप याद करेंगे, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आप याद करना पड़ेगा। क्लियर, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है एस्कोगोनियम, कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, एस्कोगोनियम पढ़ना है और आपको एंथ्रीडियम पढ़ना है बस। एंथ्रीडियम इज मेल पार्ट, एस्कोगोनियम इज फीमेल पार्ट। क्लियर, ये ध्यान रखिए, बस इतना आपको याद करना है और कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारा चीज़ जो आती है ये आपके उसमें आती है, मेडिकल्स में आती है, तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सरेज। एक्सरेज के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? इट हैव द लो पेनिट्रेटिंग पावर, यही गलत है। इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये आपका पॉइंट सही है। इट कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ये अफेक्ट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स को, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनकी जो है लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इनमें से स्टेटमेंट आपकी गलत है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखो जी,
ये है गामा रेज, ये है एक्स रेज। एक्स रेज जो है आपकी रेंज देखो 10⁻12 से लेके 10⁻7 तक आती है। और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आ गई 10⁻8 से 10⁻6। विजिबल लाइट जो है इस रेंज में आती है 10⁻6 की रेंज में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं ये। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स। मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सा खरपतवार है जो जल प्रदूषण करता है। जब हम इंडस्ट्री से उद्योग से कुछ भी बाहर पानी में फेंकते हैं तो ये वीड जो होता है वो वाटर पोल्यूशन नहीं करवाता, और वो होता है आपका पार्थेनियम। वो क्या होता है आपका पार्थेनियम। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और पार्थेनियम को हम और क्या कहते हैं, कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। नाम याद करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपका इसको सेंटा मारा भी कहते हैं, सेंटा मारिया भी इसको कहा जाता है इस ग्रास को। क्लियर, दैट इज अ पार्थेनियम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, और ये जो यूज़ किया जाता है आपका, ये फीवर को ट्रीट करने के लिए और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इवन मलेरिया ऑल्सो। क्लियर, याद रखिए। एलिफेंट ग्रास की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड पेनिसेटम परप्यूरम। पेनिसेटम परप्यूरम इसको कहते हैं। और इनकी लो वाटर एंड न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट देखने को आपको मिलती है यहाँ पे। वाटर हाइसिंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्री फ्लोटिंग जो होता है, फ्री फ्लोटिंग सारा साल बहता है, एक्वेटिक प्लांट है ये। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पार्थेनियम इज द राइट वन, आंसर इज ए ऑप्शन। पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट होती क्या है, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट में दो साउंड्स आती हैं, एक आती है लब और एक आती है डब। ठीक है, दो साउंड्स आती हैं। हार्ट बीट क्या है कि जब आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और ओपन होते हैं, तब आपकी हार्ट बीट आती है। वन हार्ट बीट तब होती है। और ये सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं हम इसको, सिस्टोल और डायस्टोल कहा जाता है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, जब वो क्लोज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। इट मीन्स द वन सिस्टोल एंड वन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के अंदर जो होता है आपका 70 ml ब्लड जो है निकलता है। और हार्ट बीट टोटल एक मिनट में कितनी होती हैं, 72। तो 72 का मतलब 72 × 70 दैट इज 5040 ml। मतलब एक मिनट में पूरा ब्लड जो है हमारी बॉडी से, ब्लड हार्ट से निकल जाता है। और इस पूरे के पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल हम कहते हैं। क्लियर, और एक मिनट में मैंने बोला आपको, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती हैं, 72। तो इसका मतलब 60 सेकंड के अंदर जो होती हैं 72 हार्ट बीट होती हैं। और एक हार्ट बीट कितने टाइम में होगी, एक हार्ट बीट मतलब 60/72 दैट इज 0.8 सेकंड में देखने को आपको मिलेगी। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हार्ट बीट को इंक्रीज कौन कर देता है। हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए आपकी जो चीज़ें हैं, एक तो इंजेक्शन होता है एड्रेनालिन, जिसे हम हमारी बॉडी में भी निकलता है ये, और इसको हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन कहा जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। फाइट, फ्लाइट और फियर, तब ये हार्मोन जब निकलता है तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। और इसको हम सिंपैथेटिक नर्व से हम जो है कंसीडर करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर, पेरिफेरल नर्व जो नर्व्स होती हैं, ये वो नर्व्स होती हैं जो क्रेनियम से और स्पाइनल नर्व, स्पाइन से निकलती हैं। क्रेनियम से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो हमारी 12 पेयर होती हैं। स्पाइन से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, जो आपकी 31 पेयर देखने को आपको मिलती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है सारी हार्ट बीट को वगैरह को डिक्रीज कर देता है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर इसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। सिंपैथेटिक नर्व्स इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे देखो जी, सिंपैथेटिक सब कुछ इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। विच स्केल इज़ यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स की हार्डनेस को यूज़ करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सारे देखेंगे। ब्यूफर्ड स्केल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये विंड स्पीड को देखता है, विंड स्पीड को मेजर करता है। और हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स की बात करें तो मोहर स्केल होता है, मोहो स्केल। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है नेचर में, डायमंड। डायमंड इज द प्योरेस्ट कार्बन फॉर्म। क्लियर, मर्कली स्केल की अगर हम बात करते हैं तो ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापता है, कितनी तीव्रता से आया। और अगर हम बात करें रिक्टर स्केल की, रिक्टर स्केल मापता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो है आपका मोह स्केल जो है हार्डनेस में सबसे ज़्यादा डायमंड, उसके बाद कोरंडम जो होती है एल्यूमिनियम की जो है और होती है, टोपाज और क्वार्ट्ज होता है सिलिका, सिलिका होता है इसके अंदर। क्लियर, और ऑर्थोक्लास, ये आपकी जो है हार्डनेस सबसे ज़्यादा डायमंड की होती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो इन्होंने कौन सा पेपर जो है यहाँ से छापा था, तो वो छापा था आपका इंडियन ओपिनियन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सारे गांधी जी ने इंडिया में आके छापे थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। गांधी जी इंडिया कब आए थे? 9 जनवरी 1915 के अंदर आए थे और इसी दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जिसे हम NRI डे भी कहते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। महादेव देसाई जो हैं इनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और इन्होंने हाफ नेकेड कब हुए थे? हाफ नेकेड मतलब शर्ट पहनी बंद कर दी थी मदुरई से। और जो है ये इनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम महादेव देसाई और इनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्लियर। गांधी जी बिलीव करते हैं सर्वोदय के ऊपर, सबकी जो है भलाई के लिए, सर्वोदय सबका उदय, दैट इज राइजिंग ऑफ ऑल द सोसाइटी बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज। कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, नॉन वायलेंट को प्रमोट करते हैं, वायलेंस नहीं चाहते ये, ठीक है। ट्रुथ चाहते हैं, सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करवाई थी इन्होंने 1920 में। क्लियर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करवाई थी 1930 में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। इनके बारे में तो जितना मर्जी पढ़ लो आप, ठीक है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, इंडियन ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओपिनियन। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट द विजन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नज़दीक का हमें दिखता है, दूर का हमें नहीं दिखता। शॉर्ट साइटेडनेस इसको कहते हैं और ये हमारा जो लेंस होता है वो होता है कॉन्केव लेंस। पहली बात तो यहाँ पे लेंस वर्ड याद रखना, यहाँ पे मिरर आ गया तो वो गलत हो जाएगा, लेंस वर्ड देखना। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर। और इसमें जो होता है लाइट जो है फोकस नहीं करती, आपकी लाइट बिल्कुल भी फोकस नहीं करती और इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं होती और जो है ब्लर देखने को आपको इमेज मिलती है। आंसर इसमें क्या बनेगा? कॉन्केव लेंस इज द करेक्ट आंसर। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? जो है फार साइटेडनेस भी इसको कहा जाता है। फार जो है फार साइटेडनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार साइटेडनेस इसको कहते हैं। क्लियर। और इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, मतलब दूर की चीज़ें दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती और इनके लिए कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ती है। और सिलेंड्रिकल लेंस की अगर हम बात करें तो एस्टिग्मेटिज्म में यूज़ किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म वो होता है जिसमें आपकी जो इमेज होती है वो बिल्कुल ब्लर होती है, ब्लर विजन देखने को आपको मिलती है और यहाँ पे जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया बिल्कुल इरेगुलर शेप का देखने को आपको मिलता है, जो आपकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इरेगुलर शेप की होती है और जिसके कारण जो है आपको इमेज ब्लर दिखती है, तो वो सिलेंड्रिकल लेंस में देखने को मिलेगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। कॉन्केव लेंस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है नॉर्मल विजन और ये है आपकी जो है नियर साइटेडनेस मायोपिया, जिसमें आपको इस तरीके से लाइट इज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिना वो प्लेस होती है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, क्या ध्यान रखना। और हमारी आइज़ में ऑपरेशन के लिए कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं हम? कॉर्निया। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके यहाँ पे ब्लड नहीं होता और कॉर्निया जो आपका कॉर्निया का जो होता है, हाँ, कॉर्निया का जो होता है आपका डेट इज़ ट्रांसप्लांटेशन इसलिए ईजी होता है क्योंकि ब्लड नहीं होता और किसी का भी कॉर्निया किसी को भी हम लगा देते हैं। अगला देखिए, अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज़ ए पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मिल्क होता है वो किस चीज़ का पुअर सोर्स देखने को आपको मिलता है? मिल्क जो होता है इसको हम कंप्लीट फूड इसीलिए नहीं कहते क्योंकि दो चीज़ें नहीं होती इसके अंदर, ना तो विटामिन सी होता है ना ही इसके अंदर आयरन देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, विटामिन सी जो चाहिए होता है आपको आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये भी आपको चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि दोनों नहीं होते इसके अंदर। मिल्क के अंदर एक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्लियर। और शुगर होती है लैक्टोज शुगर होती है और आंसर हम इसको टिक करेंगे विटामिन सी, ठीक है। आंसर इज ए ऑप्शन। मिल्क के अंदर बात करें तो एक होती है प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड कैसीन होती है, कैसीन प्रोटीन देखने को हमें मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आंसर इसमें ए बनेगा। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, वहाँ से हमें मिलता है और एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से हो जाता है आपको स्कर्वी रोग हो जाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए। प्रोटीन आपका जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये होता है प्रोटीन।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया। प्रोटीन बने होते हैं आपके अमीनो एसिड से। प्रोटीन की कमी से आपको देखने को मिलता है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, यानी कि कमी से। और दो रोग होते हैं, क्वाशियरकर और आपका मरासमस। क्वाशियरकर क्या होता है, हैंड्स एंड लेग्स पतली हो जाती हैं, शोल्डर पतले हो जाते हैं और जो ऐसे लगता है कि टमी बाहर को आ रहा है। मरासमस में जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो लूज हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये शुगर जितनी भी हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से खाते हैं। 50% ऑफ द बॉडी एनर्जी, 50% ऑफ द बॉडी एनर्जी जो होती है, हमें 50% ऑफ द बॉडी जो एनर्जी आती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 4.2 कैलोरीज, प्रोटीन से हमें मिलती है 1 ग्राम से 5.3 कैलोरीज और फैट से हमें मिलती है 9.3 कैलोरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। ये है जी सारे विटामिन सी के सारे स्रोत हैं। कीवी में बहुत ज़्यादा होता है, कीवी बहुत खाते हैं लोग, ठीक है। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बताएं। और प्लस जो है मुझे आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स PDF वगैरह यहाँ पे सेंड करी जाती हैं। यहाँ पे मेरे साथ 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और फेसबुक के ऊपर भी। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हम यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके भी मैंने फोल्डर बनाए हैं। UPSC स्टेट PCS के लिए, आपका SSC रेलवे के लिए और डिफेंस एग्जाम CDS CPF के लिए भी मैंने फोल्डर बनाए हैं, वो पढ़ें आप। इसमें ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 24 तारीख तक। GS कोर्स जो है ये हमारा बिल्कुल थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक कोर्स है। थियरी समझा है, टॉपिक समझा है, इसके अंदर ये कूपन कोड आप लगाएंगे। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, StudyIQ ऐप से या फिर आप वेबसाइट से studyiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, GS कोर्स आपको नजर आएगा 4थे नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्स परचेज करना है करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। और प्लस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।